चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास क्या, कि दो प्लेन मिरर है इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फर्स्ट एट वन मिरर एंड देन एट द अदर, फाइंड द डेविएशन ऑफ द रे। तो डेविएशन के बारे में हम लोगों ने देख लिया है कि डेविएशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। सवाल कुछ ऐसा है, सवाल कुछ ऐसा है कि ये है हमारे पास पहला मिरर और ये है दूसरा मिरर, ठीक है। ये दो मिरर्स हैं, ये मिरर M1 है और ये है हमारे पास दूसरा मिरर M2। इन दो मिरर्स के बीच का एंगल कितना है? ये एंगल है थीटा, ठीक है। तो सवाल में आपसे ये बताया जा रहा है कि कोई एक लाइट रेडिएशन है जो पहले तो ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे, ठीक है, ऐसे आई। मान लेते हैं कि इस लाइट रे के लिए ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए, लेट से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई, ठीक है। फिर इसके बाद ये लाइट रेडिएशन यहां से ऐसे आई, ऐसे चली, ऐसे दूसरे मिरर पर ऐसे स्ट्राइक की, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, तो यहां पर नॉर्मल ये रहा, और फिर इसके बाद ये लाइट रेडिएशन ऐसा चला गया, ऐसा। देखिएगा, यदि ये एंगल आई है तो फिर ये वाला भी तो एंगल कितना होगा? आई, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना? आई। फिर इसके बाद ये वाला एंगल हमारा कितना होगा? तो ये वाला एंगल हो गया 90 माइनस एंगल आई के बराबर। तो लाइट की रे का सबसे पहले एक बार तो डेविएशन यहीं पर हो गया। यदि ये मिरर नहीं होता तो लाइट की रे ऐसे जाती। तो सबसे पहला डेविएशन लाइट की रे का यहां पर हो रहा है ऐसा, दिस इज डेविएशन 1, है ना। और ये डेविएशन 1 की वैल्यू कितनी है? तो ये डेविएशन 1 है पाई माइनस 2 आई के बराबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि यदि ये एंगल 90 माइनस आई है और ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारा? लेट से ये एंगल x है और ये वाला एंगल y है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कह सकते हैं कि x प्लस थीटा प्लस 90 माइनस आई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 प्लस आई माइनस थीटा, ये कितना है? तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, दिस इज 90 प्लस आई माइनस थीटा है। अब ये x प्लस वाई भी कितना होगा? x प्लस वाई भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये मिरर है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि x प्लस वाई है हमारे पास 90, तो y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, यानी 90 माइनस 90 माइनस आई प्लस थीटा। तो ये हमारे पास एंगल हो गया थीटा माइनस आई। तो ये y की वैल्यू कितनी है? थीटा माइनस आई। यदि ये थीटा माइनस आई है तो फिर ये भी तो थीटा माइनस आई ही होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जरा देखिएगा, लाइट की रे का दूसरी बारी सेकेंड टाइम डेविएशन यहां पर हो रहा है, यहां पर ये ऐसा डेविएशन, दिस इज डेविएशन नंबर 2, दिस इज डेविएशन नंबर 2। और ये डेविएशन कितना है? तो ये डेविएशन पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? थीटा माइनस आई के बराबर है। तो दिस इज पाई माइनस 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 2 आई, ठीक है। ये दोनों ही डेविएशंस सेम सेंस में है, सेम सेंस में। ये वाला डेविएशन, ये वाला डेविएशन क्लॉकवाइज सेंस में, ये वाला भी डेविएशन कैसा? क्लॉकवाइज सेंस में। तो यदि हमें कैलकुलेट करना है क्या? नेट डेविएशन, तो नेट डेविएशन इज डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2। क्यों जोड़ क्यों रहा हूं दोनों डेविएशंस को? क्योंकि दोनों डेविएशन सेम सेंस में, सेम सेंस में, इसीलिए हम लोग नेट डेविएशन निकालने के लिए दोनों डेविएशंस को ऐड कर रहे हैं। तो पहला डेविएशन हमारे पास था पाई माइनस 2 आई, और दूसरा डेविएशन है पाई माइनस 2 थीटा प्लस 2 आई। तो प्लस 2 आई माइनस 2 आई कैंसिल आउट हो गया, ये है 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा, यही बता रहे थे। तो ये हमारे पास है नेट डेविएशन 2 पाई माइनस 2 थीटा। किस सेंस में? सेंस जरूर मेंशन कीजिएगा, ये क्लॉकवाइज सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस, ये ठीक है।
ओके, एक और छोटी सी चीज देखिएगा। यदि मैं पूछूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये वाला एंगल बता सकते हैं? ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में भी तीनों एंगल का समेशन कितना होगा? 180। ठीक है, तो ये वाला एंगल बताइए कितना होगा? तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2i माइनस, ये कितना है? 2 थीटा माइनस 2i, यही है ना? तो दिस इज 180 माइनस 2i माइनस 2 थीटा प्लस 2i। ठीक है, दिस इज 180 माइनस 2 थीटा। तो क्या ये भी हमारा नेट डेविएशन ही है? नहीं, ये वाला एंगल हमारा नेट डेविएशन नहीं है, लेकिन आप एक बार के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो लाइट रेडिएशन है, ये आई है ऐसा ऐसा ऐसा, और जा रही है ऐसा ऐसा। तो नेट डेविएशन क्या है? नेट डेविएशन तो हमारा ये वाला एंगल हुआ, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यही हुआ ना नेट डेविएशन, कि लाइट रेडिएशन आई ऐसा और जा रही है ऐसा। तो इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, ये भी तो नेट डेविएशन ही है। तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा पाई माइनस माइनस प्लस 2 थीटा, यानी ये वाला एंगल कितना है? 2 थीटा है। तो आप दोनों ही आंसर्स कर सकते हैं, ये भी नेट डेविएशन है और ये भी नेट डेविएशन है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये वाला जो नेट डेविएशन है ये क्लॉकवाइज सेंस में है, और ये वाला नेट डेविएशन आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ये वाला नेट डेविएशन आपका किस सेंस में है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। समझ रहे हैं? ये समझ गए कि लाइट रे आई ऐसे थी, जा ऐसे रही है, तो ये वाला एंगल भी हमारा क्या है? नेट डेविएशन ही है, जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। समझ गए? चलिए एक छोटी सी बात पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सवाल बनाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा रूल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रूल या प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। रूल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये क्या है? ये सुनिए, ऐसा है कि ये हमारे पास है एक मिरर, ये एक प्लेन मिरर। तो यदि कभी इस प्लेन मिरर पर आप एक लाइट रेडिएशन कुछ इस तरीके से डालते हैं, सच दैट इस इंसिडेंट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री का हो। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री का कब होगा? तो जब इंसिडेंट रे बिल्कुल नॉर्मल के अलोंग चलेगी। इंसिडेंट रे कैसा चलेगी? बिल्कुल नॉर्मल के अलोंग। तो इसी को हम लोगों ने नॉर्मल इंसिडेंस भी नाम दिया था। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 0 होगा। यानी इस सिचुएशन में कि जब लाइट रेडिएशन के रास्ते में एक मिरर हम लोग कुछ इस तरीके से लगा दें कि रे ऑफ लाइट पर मिरर बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जिस रास्ते के अलोंग चलकर आ रही थी, लाइट उसी रास्ते के अलोंग चलकर वापस जाएगी। जिस रास्ते के अलोंग चलकर आ रही थी, बिल्कुल उसी रास्ते के अलोंग चलकर वापस चली जाएगी। ऐसा सिर्फ एक रास्ते में नहीं होगा। जैसे मैं ऐसा बोलूं कि यहां पर एक बार के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि एक मिरर ऐसा लगा हुआ था, एक मिरर ऐसा लगा हुआ था, ये जो लाइट है, ये लाइट ऐसे कहीं से आई थी, ऐसे ऐसे आई थी। तो लाइट फिर टकराकर इस पर ऐसा पड़ेगी, और टकराकर रिफ्लेक्शन के बाद फिर से उसी रास्ते के अलोंग चलकर जाने लगेगी जिस रास्ते के अलोंग चलकर वो यहां तक पहुंची थी। समझ रहे हैं? तो रूल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बस ये वाली बात है कि लाइट रेडिएशन को उसके रास्ते में कहीं पर भी यदि आप रोक दें, तो रोक दें से मेरे कहने का मतलब है मिरर को कुछ इस तरीके से लगाना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए 0। तो अब इसके बाद लाइट अपना पूरा रास्ता, पूरा का पूरा रास्ता ट्रेस बैक करता है। दिस इज रूल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, तो इसको लिखिएगा कि इफ ray of light is made
टू स्टॉप। मेड टू स्टॉप से मेरे कहने का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0, ठीक है। देन रे will trace its whole path back। लाइट अपना पूरा का पूरा रास्ता ट्रेस कर लेती है, जिस तरीके से आ रही थी उसी तरीके से चली भी जाती है। समझ गए? बेस्ड ऑन दिस हम लोग करते हैं एक सवाल, ठीक है। तो सवाल यह है कि दो प्लेन मिरर है M1 और M2, दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। एक लाइट रे ऐसे आ रही है ट्रैवलिंग पैरेलल टू M2, मतलब ये जो लाइट रेडिएशन है ये M2 के पैरेलल है, ऐसा सवाल में बता दिया गया है। आपको थीटा बताना है सच दैट लाइट रे ट्रेसेस इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। थर्ड नहीं, पहले तो एक बार के लिए आप सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए ही बताइए। सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेडिएशन अपना रास्ता ट्रेस बैक कर ले, पहले वो सॉल्व करते हैं, फिर थर्ड रिफ्लेक्शन के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो सेकेंड रिफ्लेक्शन से मतलब ये तो पहला रिफ्लेक्शन यहां M1 से हो गया, ठीक है। पहला रिफ्लेक्शन कहां से हो गया? M1 से हो गया। यहां पर हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसा सा नॉर्मल, ठीक है भाई। यदि ये एंगल थीटा तो फिर ये वाला भी तो एंगल थीटा, ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा। अब लाइट की रे जो सेकेंड रिफ्लेक्शन कर रही है, तो सेकेंड रिफ्लेक्शन के बाद लाइट की रे को अपना रास्ता ट्रेस बैक करना है। रास्ता ट्रेस बैक करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ये है कि ये लाइट रेडिएशन इस मिरर M2 पर ऐसा परपेंडिकुलर हिट करना चाहिए। परपेंडिकुलर हिट करना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है नॉर्मल इसी लाइन के अलोंग होना चाहिए, और यहां पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होना चाहिए। यहां पर इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए? 0। समझ रहे हैं? मतलब ये वाला एंगल कितना होगा? 90। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। लाइट रेडिएशन ऐसे आई और फिर ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। तो ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल फिर से कितना? 90 माइनस थीटा, और ये वाला एंगल फिर से कितना? थीटा। तो हमें यही एंगल थीटा ढूंढना है। तो जरा इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए, थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा प्लस ये वाला एंगल कितना? 90। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। चलिए, दो रिफ्लेक्शन के लिए तो मामला आसान है। थीटा इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 45। चलिए देखिएगा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये सवाल बनाते हैं 3 रिफ्लेक्शन वाला। 3 रिफ्लेक्शन के लिए मैंने लाइट रेडिएशन को ऐसा डाला है। तो ये पहला रिफ्लेक्शन हुआ, ये क्या है? ये पहला रिफ्लेक्शन हुआ। ये यहां से लाइट रेडिएशन ऐसे चल के आई, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर उसके बाद इस मिरर M1 पर दोबारा से लाइट ऐसे स्ट्राइक कर रही है। ये सुनिएगा, पहला रिफ्लेक्शन यहां, दूसरा रिफ्लेक्शन यहां, और तीसरा रिफ्लेक्शन यहां। तो तीसरा रिफ्लेक्शन यदि लाइट रेडिएशन मिरर पर ऐसे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है, तो इससे रिफ्लेक्शन के बाद फिर लाइट ने अपना पूरा का पूरा रास्ता ट्रेस बैक कर लिया है। यदि ये एंगल थीटा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये भी आई है, ये दोबारा से एंगल थीटा होगा। ये एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल कितना होगा? 90। यहां पर हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसा सा नॉर्मल, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। ये वाला पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल होगा 90 माइनस थीटा। मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। ये पूरा एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा है। तो ये आधा एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा बाई 2, यानी कि ये वाला एंगल हो गया 45 माइनस थीटा बाई 2। अभी देख लेते हैं, ये हो गया 45 माइनस थीटा बाई 2। तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा 90 माइनस 45 माइनस थीटा बाई 2, यानी 45 प्लस थीटा बाई 2। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब ये जो ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है, ये वाला, इसमें ये एक एंगल है थीटा,
दूसरा एंगल कितना है 45 प्लस थीटा बाई 2, तीसरा एंगल कितना है 90, इन तीनों का समेशन कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, तो थीटा प्लस थीटा बाई 2 इज 3 थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 45 यानी कि 45, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आंसर टू द क्वेश्चन इज 30 डिग्री। चलिए आइए इसको देखते हैं। हाँ, तो ये दो मिरर M1 और M2 के बीच का एंगल कितना है, M1 और M2 के बीच का एंगल आपको बता दिया गया है 30 डिग्री का। एक लाइट रेडिएशन ऐसे आई जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 50, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 होगा, 50 होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 50 होगा। ठीक है, यदि ये 50 है तो फिर ये वाला जो हमारा एंगल है दिस एंगल इज 40 डिग्री का हो गया, 40। ठीक है, हाँ, तो ये 40 और 30 कितना हुआ 70। यहां पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं नॉर्मल ऐसा। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना होगा हमारा बताइए, ये 40 और 30 70, तो ये पूरा एंगल 110 डिग्री का, 110 डिग्री का, जिसमें ये तो हो गया हमारा 90, यानी ये वाला एंगल हो गया हमारा 20 डिग्री का। ये वाला एंगल कितना हो गया 20 डिग्री का। यदि 20 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो 20 डिग्री का ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा ऐसा। यदि 20 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो 20 डिग्री का ही ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये मुझे थोड़ा छोटा बनाना पड़ रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा। 20 डिग्री का ही क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, अब जरा यहां पर फिर से नॉर्मल डालिए। ठीक है, यहां पर फिर से नॉर्मल डालिए। हाँ, ये 50 है तो ये 40 हो गया, ये 40 है और ये 40 और 30 कितना हो गया 70, तो ये 40 ये 30 70, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 180 माइनस 70 110। यहां पर यदि मैं ऐसा सा एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो ये 90 होगा, यदि ये 90 होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा 20। ठीक है, चलिए यहां तक वाली बात समझ में आ गई। तो हमारे पास कितने रिफ्लेक्शन हो चुके हैं, पहला रिफ्लेक्शन हो गया, दूसरा रिफ्लेक्शन हो गया, अब बारी है तीसरे रिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो तीसरे रिफ्लेक्शन के लिए फिर इस ट्राइंगल को देखिएगा कि ये 90 में 20 गया तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल हुआ 70 डिग्री का, 70। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हुआ 70, ये 70 और 30 100 हो गया, 70 और 30 100 हो गया, तो फिर ये वाला एंगल छोटा सा हमारा कितना हो गया, ये एंगल हो गया 80 डिग्री का, 80। यदि ये एंगल 80 है तो फिर इस लाइट की रे ने यहां नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया है वो 10 डिग्री का है, और फिर ये 10 डिग्री का ही एंगल बनाकर ऐसे वापस चला जाएगा। तो सारे एंगल्स हमें पता चल चुके हैं। ठीक, ओके। तो कितनी बारी लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है 3 बार। तो डेविएशंस भी कितने बार हुए हैं 3 बार। चलिए एक एक करके सारे डेविएशंस निकालते हैं। तो पहली बार लाइट की रे का डेविएशन हुआ यहां पर इस सेंस में, दिस इज डेविएशन नंबर 1। ये डेविएशन नंबर 1 कितना होगा, तो 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 50, यानी 180 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री, 80 डिग्री। ये डेविएशन किस सेंस में हुआ, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, दूसरी बार लाइट की रे का डेविएशन कहां हुआ, दूसरी बार यहां पर डेविएशन हुआ, और ये वाला एंगल है डेविएशन 2। डेविएशन 2 इज 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर था 20, तो दिस इज 180 माइनस 40, यानी कि 140 डिग्री। ये वाला डेविएशन किस सेंस में हुआ, अरे ये वाला डेविएशन तो हमारा क्लॉकवाइज सेंस में नजर आ रहा है। किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, एक और बार लाइट की रे का डेविएशन हुआ है, एक और बार लाइट की रे का डेविएशन कहां हुआ है, ये यहां हुआ है, यहां। ये है हमारा तीसरा डेविएशन, ये है हमारा तीसरा डेविएशन, डेविएशन नंबर 3। इसके लिए फिर से फॉर्मूला 180
-2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और अब की बारी एंगल ऑफ इंसिडेंस सिर्फ और सिर्फ 10 डिग्री का है, तो ये 180 - 20 यानी कि 160 डिग्री का डेविएशन हुआ है। ठीक, तो ये डेविएशन 3 और डेविएशन 2, ये लोग दोनों डेविएशन किस सेंस में है? क्लॉकवाइज सेंस में है, और जो पहला डेविएशन था वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में था। तो यदि अब हमें नेट डेविएशन निकालना है, नेट, तो नेट डेविएशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्लॉकवाइज सेंस में होने वाले डेविएशंस को जोड़ देंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होने वाले डेविएशन को उससे माइनस कर देंगे। तो नेट डेविएशन से मेरे कहने का मतलब है डेविएशन 2 प्लस डेविएशन 3 माइनस टाइम्स ऑफ डेविएशन 1, क्लॉकवाइज में हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो डेविएशन 2 है हमारे पास कितना? 140, डेविएशन 3 है हमारे पास कितना? 160, और डेविएशन 1 कितना था? 80। तो कितना हो गया ये बताइए? ये 300 माइनस 80 यानी कि 220 डिग्री है ना, 220 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में लाइट की रे का डेविएशन हुआ है। समझ गए? कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लिखिए रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर, रोटेशन ऑफ मिरर पर आते हैं, पर रोटेशन ऑफ मिरर पर आने के पहले एक छोटी सी बात मैं ये कर लेता हूं कि ये हमारे पास है एक मिरर, ठीक है। रोटेशन ऑफ मिरर पर आते हैं, पर उसके पहले एक छोटी सी बात सुनिएगा। ये मिरर है, इस मिरर को एक बार के लिए मैं फिक्स रखता हूं, मिरर रोटेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पर हमारे पास ये ऐसी एक इंसिडेंट रे, ये ऐसी एक रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये ऐसी एक रिफ्लेक्टेड रे। ये है हमारे पास इंसिडेंट रे, ये है हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, दोनों बराबर हैं थीटा थीटा, ठीक है। ऑलराइट ऑलराइट। अब ऐसा है कि यदि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को किसी एंगल से घुमा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंट रोटेट कर रहे हैं, मतलब जो इंसिडेंट रे पहले ऐसे जा रही थी ना, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, या इंसिडेंट रेट थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं, मतलब इंसिडेंट रे अब ऐसा डाल रहे हैं, ऐसा, ठीक है। पहले ये हमारे पास आई था, तो ये हमारे पास आर था, अब ये है हमारा नया आई विच इज आई डैश। कितने एंगल से बढ़ाया? तो लेट से हम लोगों ने डेल्टा थीटा एंगल से इंसिडेंट रे रोटेट किया है। तो यदि आपने इंसिडेंट रे डेल्टा थीटा एंगल से रोटेट किया है, तो अब नया रिफ्लेक्टेड रे ये हो जाएगा आपके पास विच इज आर डैश, और ये आर डैश भी कितने एंगल से घूमेगा? तो आर डैश भी सेम एंगल डेल्टा थीटा से घूम जाएगा। ओके, सिंपल, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना। तो क्या इस फिगर को देख करके मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो डेल्टा थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा थीटा ऑफ इंसिडेंट रे है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट सेंस में, आपने इंसिडेंट रे इधर घुमाया है इधर, तो रिफ्लेक्टेड रे इधर की तरफ घुमा है, दोनों सेम सेंस में नहीं घूमे, ठीक है। तो इसके घूमने में यदि डेल्टा टी टाइम लगा है, तो इसके भी घूमने में डेल्टा टी टाइम ही लगेगा। यानी क्या मैं ऐसा बोल दूं कि ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा ऑफ इंसिडेंट रे। ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे किसके बराबर होगा? तो माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा ऑफ इंसिडेंट रे के बराबर होगा। ठीक, चलिए, ये तो एक छोटी सी ऐसे बेसिक बात थी। मेन मुद्दे की बात जो है वो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज रोटेशन ऑफ मिरर। चलिए ये सुनिएगा कि ये है हमारा पहला पोजीशन ऑफ मिरर M। इसके लिए हमारे पास एक इंसिडेंट रे ये ऐसे आई, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई, यहां पर हम लोगों ने ड्रॉ किया ऐसा सा नॉर्मल, ऐसा सा नॉर्मल, ठीक है। तो ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज सेम एज I। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना है? सेम एज I, ठीक है।
इस इंसिडेंट रे को एक बार के लिए आई बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे को एक बार के लिए आर बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो मिरर को रोटेट करने जा रहे हैं। इंसिडेंट रे रोटेट नहीं करेंगे, अब मिरर रोटेट करेंगे। तो अब मिरर रोटेट करके जो नया पोजीशन ऑफ मिरर है वो ये, मिरर को हम लोगों ने क्या किया, तो मिरर को हम लोगों ने रोटेट कर दिया, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। ये है हमारा नया पोजीशन ऑफ मिरर एम डैश। ठीक है, मिरर घुमा चुके हैं। मिरर के रोटेट होने की वजह से क्या रोटेट होगा, तो मिरर का नॉर्मल, इंसिडेंट रेट तो फिक्स है ना, तो अब नया नॉर्मल भी रोटेट हो चुका है। और नया नॉर्मल अब आप ऐसा ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि भाई जितने एंगल से जिस सेंस में मिरर रोटेट करेंगे तो उतने एंगल से उस सेंस में, जैसे ये पहला नॉर्मल था, ये नया नॉर्मल है एन डैश, तो नॉर्मल भी थीटा एंगल से घूम जाएगा। सिंपल। तो अब जरा बताइएगा कि नई रिफ्लेक्टेड रे कहां आएगी, नई रिफ्लेक्टेड रे यही नहीं रहेगी, यही नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि अब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो गया ना। अब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अब आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो आई प्लस थीटा है। तो रिफ्लेक्टेड रे कहीं यहां है, दिस इज योर नया रिफ्लेक्टेड रे आर डैश। ठीक है, और नया रिफ्लेक्टेड रे नए नॉर्मल से सेम एंगल बना रहा होगा आई प्लस थीटा। ओके, इतनी बात सही है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज के बीच का एंगल बताओ, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, तो ये वाला एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल हम लोग ऐसे निकालेंगे कि भाई ये पूरा एंगल कितना है, तो ये वाला पूरा एंगल है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ एंगल आई के बराबर। ठीक है, मतलब ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होगा, 2i। और इंसिडेंट और नए वाले रिफ्लेक्टेड के बीच का ये पूरा एंगल कितना होगा, तो दिस इज 2 थीटा प्लस 2i, 2 थीटा प्लस 2i, क्योंकि नॉर्मल जो नया एन डैश है और जो आई है उन दोनों के बीच का एंगल है आई प्लस थीटा, तो आर डैश और एन डैश के बीच का भी एंगल है आई प्लस थीटा, तो आई और आर डैश के बीच का एंगल होगा 2i प्लस 2 थीटा। तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 2i प्लस 2 थीटा माइनस 2i, यानी इन दोनों के बीच का एंगल है 2 थीटा। ओके, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि मिरर को यदि हम लोगों ने थीटा एंगल से घुमाया है तो रिफ्लेक्टेड रे सेम सेंस में 2 गुने एंगल से रोटेट हो चुका है, यानी कि थीटा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज 2 टाइम्स ऑफ थीटा ऑफ मिरर। ठीक है, इसी को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा ऑफ मिरर। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को साथ में कंबाइन करके यदि हमें लिखना हो, मतलब किसी ऐसे सिचुएशन के अंदर जहां मिरर भी रोटेट हो रहा हो और इंसिडेंट रे भी रोटेट हो रहा हो, तो आपको एक रिजल्ट याद रखना होगा कि ओमेगा ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा ऑफ मिरर माइनस ओमेगा ऑफ इंसिडेंट रे। दिस इज द एंड रिजल्ट जो आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये मैंने फाइनल रिजल्ट लिखा है तब के लिए जब दोनों ही रोटेट हो रहा हो, मिरर भी रोटेट हो रहा हो और इंसिडेंट रे भी रोटेट हो रहा हो। ठीक है, चलिए देखिए, सवाल अच्छा है। नेक्स्ट अगला हमारा, इसको मैं बताता हूं। हाँ, ऐसा है कि ये एक मिरर है और ये एक दीवार है, ये एक वॉल है। ठीक है, इधर से कोई एक लाइट रेडिएशन आ रही है, जैसे ये कोई एक लेजर लाइट है, ये कोई एक सोर्स ऑफ लेजर लाइट है, लेजर लाइट आपने ऐसा ऑन कर रखा है, तो ये लाइट ऐसे आया, मिरर पर टकराया, टकरा कर फिर ऐसा जा रहा है। तो दीवार पर एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा ना, एक ब्राइट स्पॉट तो दीवार पर दिखाई देगा। आपने क्या किया, तो मिरर को रोटेट कर दिया किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से। मिरर को कितनी स्पीड से रोटेट किया है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो मिरर यदि ऐसा रोटेट हो रहा है तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी तो रोटेट होगा। रिफ्लेक्टेड रे कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट होगा 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा से।
यदि रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो रहा है तो ये जैसे यहां पर एक ब्राइट स्पॉट है, तो इस ब्राइट स्पॉट के पास नीचे की तरफ कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, हमें वही वेलोसिटी निकालनी है। हमें क्या करना है, वही वेलोसिटी निकालना है। समझ गए? चलिए, तो ये डिस्टेंस हमें r दे रखा है। यदि एक बार के लिए ये वाला डिस्टेंस हम लोग y मान लें, क्या मान लें, y मान लें, तो बताइएगा इस ट्राइंगल में tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, y बाई आर, यानी y इज इक्वल टू r टाइम्स ऑफ tan अल्फा। ऐसा लिख सकते हैं? बताइए, लिख सकते हैं ना? इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस ब्राइट स्पॉट की वेलोसिटी, इस ब्राइट स्पॉट की वेलोसिटी क्या होगी, इस ब्राइट स्पॉट की वेलोसिटी इसी y के चेंज होने का रेट होगा, जिस रेट से y चेंज हो रहा है ना? y चेंज हो रहा है, मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप एक बार के लिए dy बाई डी टी निकालें तो ये क्या होगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू आर tan अल्फा का डिफरेंशिएशन, tan थीटा का डिफरेंशिएशन, क्या, हाँ, tan स्क्वायर यानी कि tan अल्फा का जो डिफरेंशिएशन है ये sec स्क्वायर अल्फा इंटू डी अल्फा बाई डी टी। डी अल्फा बाई डी टी, जिस रेट से ये अल्फा रोटेट हो रहा है, तो जिस रेट से अल्फा रोटेट हो रहा है वो कितना है, वो है हमारे पास 2 ओमेगा के बराबर। तो दिस इज आर इंटू 2 ओमेगा सेक स्क्वायर अल्फा। ये होगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। लेकिन यहां पर हम लोग लगाएंगे इसके आगे एक माइनस साइन। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये अल्फा बढ़ नहीं रहा है, अल्फा घट रहा है, या ये जो y है ये आपका बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है। तो ये है हमारा जवाब, ये है हमारा जवाब। ठीक है, चलिए, ये नहीं समझ आया, कोई नहीं, एक और तरीका है इसी चीज को सोचने का। दूसरा ये है कि ये था आपके पास क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से, सॉरी कितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, 2 ओमेगा से, 2 ओमेगा से, है ना? तो इस पॉइंट के पास इस डायरेक्शन में ऐसे एक वेलोसिटी होगी, और ये वाली वेलोसिटी किसके बराबर होगा, तो v इज इक्वल टू, मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा की बजाय ओमेगा नहीं 2 ओमेगा इंटू ये वाला डिस्टेंस। जैसे इस वाले डिस्टेंस को एक बार के लिए मैं r बोल देता हूं, सॉरी r तो ये बोल रखा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताइएगा। यदि ये अल्फा है तो ये डिस्टेंस हमारे पास r बाई कॉस अल्फा होगा, यानी ये डिस्टेंस हमारे पास r सेक अल्फा होगा। ठीक है, तो दिस इज 2 ओमेगा सेक अल्फा इंटू r, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा की बजाय हम लोगों ने लिखा 2 ओमेगा, और r की बजाय लिख दिया है r सेक अल्फा। ठीक है, ठीक है, मतलब कि ये कौन सी वेलोसिटी है, ये इस पॉइंट की इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है। ठीक, ओके। अब ये देखिएगा कि इस इंस्टेंट पर ये वाला एंगल था हमारा अल्फा, तो यहां पर यदि मैं ऐसी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं तो ये 90 माइनस अल्फा, और ये वाला एंगल फिर से कितना, अल्फा, ये वाला एंगल फिर से कितना, अल्फा। तो हमें ये वेलोसिटी बताना है, कौन सा वेलोसिटी, ये ब्राइट स्पॉट की वेलोसिटी मान लेते हैं। इस ब्राइट स्पॉट की वेलोसिटी कितनी है, वीपी है। तो इस ब्राइट स्पॉट की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस दिशा में है जिसकी वैल्यू इतनी है ना। ब्राइट स्पॉट की वेलोसिटी क्या है, नीचे, तो उसका एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है, और ये वाला कंपोनेंट कितना है, तो दिस इज सेम एज ये ब्राइट स्पॉट की वेलोसिटी वीपी इनटू कॉस ऑफ अल्फा। तो यहां से वीपी बताइए कितना आ रहा है, दिस इज 2 ओमेगा आर सेक ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा। कॉस ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, सेक, तो दिस इज सेम एज 2 ओमेगा आर सेक स्क्वायर अल्फा। तो ऐसे सोचना है, ऐसे सोच लीजिए, ऐसे सोचना है, ऐसे सोच लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, और नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई अ प्लेन मिरर।
पर इमेज फॉर्मेशन के पहले एक बार के लिए हम लोग इमेज और ऑब्जेक्ट इन दोनों चीजों को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों चीजों को एक बार के लिए डिफाइन कर लेते हैं। तो सुनिएगा, पहले हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो ऑब्जेक्ट और इमेज के कॉन्टेक्स्ट में आपको सबसे पहली चीज तो ये है कि ये याद रखना है या ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज इस रे ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए डिफाइन होंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जहां कहीं पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन या मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो एक प्रोसेस का ऑब्जेक्ट हो सकता है उससे अगले प्रोसेस के लिए इमेज बन जाए, ठीक है। फिर दूसरे प्रोसेस का जो इमेज होगा वो तीसरे प्रोसेस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम कर सकता है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए डिफाइन किया जाएगा, पहली बात। अब ये ऑब्जेक्ट है क्या? तो ऑब्जेक्ट को सिंपली हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसा कि ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। किसका? तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? कि ऑब्जेक्ट से होकर निकलने वाली जो लाइट रेडिएशन है वो क्या है? इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इंसिडेंट रेज एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। एक इंसिडेंट रे जो डाइवर्जिंग होगा। कैसा? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग से मेरे कहने का मतलब है ऐसा, ये कोई ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट रेडिएशन है वो ऐसे डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज, डाइवर्ज, ठीक है। तो जहां कहीं पर भी ऑब्जेक्ट से होकर निकलने वाली इंसिडेंट रेज यदि डाइवर्जिंग नेचर की होगी तो आप समझ जाइएगा कि ये ऑब्जेक्ट हमारा रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, यानी यहां एक्चुअली कुछ रखा हुआ है, एक्चुअली कोई इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखिए इसका इमेज या रे फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन हम लोग साथ साथ देखते चलते हैं। जैसे एक बार के लिए मैंने यहां पर एक प्लेन मिरर लगा दिया, यहां पर क्या लगा दिया? एक प्लेन मिरर लगा दिया। तो ये लाइट रेडिएशन यहां से ऐसे चलता हुआ आया, मिरर पर ऐसा स्ट्राइक किया। ये लाइट रेडिएशन यहां से ऐसे चलता हुआ आया, ऐसे मिरर पर स्ट्राइक किया। यहां मिरर पर हम लोग ड्रॉ करेंगे ऐसा नॉर्मल, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो इतना ही होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ये यहां पर कोई दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश, तो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर डैश, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई, ठीक है। लेट से इधर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, इधर कोई ऑब्जर्वर है। तो हमारी ह्यूमन आईज में जो भी लाइट रेडिएशन आकर स्ट्राइक करती है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसका सीधा, हम लोग उस लाइट रे को सीधा पीछे की तरफ ट्रेस बैक करते हैं और उस लाइट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ह्यूमन आई में जब ये लाइट रे पहुंचती है तो हमें ऐसा लगता है कि ये लाइट रेडिएशन इधर कहीं से आ रही है, इधर कहीं से एक्चुअली नहीं आ रही है। एक्चुअली तो लाइट रे ऐसे गई, टकराकर ऐसे चली है, लेकिन जब हमारी आई के अंदर ये वाली लाइट रे एंटर करती है तो हम लोग उसे सीधा पीछे की तरफ ट्रेस बैक करते हैं, इसको भी पीछे की तरफ ट्रेस बैक करेंगे। तो इन दोनों चीजों का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है? इमेज। तो यदि मुझे इमेज डिफाइन करना होगा तो मैं क्या कहूंगा कि इमेज इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड या नहीं तो रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है। इमेज जो होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज का होता है। ओके, चलिए ये वाली बात सही है। तो ये इमेज बताइए क्या ये एक्चुअली यहां पर कुछ है? तो आंसर इज नो, यहां पर तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही इमेजेस को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो अभी तक आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि यदि इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग होगा तो ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल। और इससे टकराने के बाद ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज थी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रेज,
ये रिफ्लेक्टेड रेज भी डाइवर्जिंग है। तो उस डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज से बनने वाला जो इमेज है वो इमेज कैसा है? वर्चुअल है। ओके, इमेज कैसा है? वर्चुअल है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि इंसिडेंट रेज यदि डाइवर्जिंग हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट इज रियल ऑब्जेक्ट। चलिए आइए इसका दूसरा केस देखिएगा। दूसरा केस इसका देखिएगा, ऐसा है कि ये फिर से हमारे पास एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर पर ऐसे दूर दराज से कहीं से एक लाइट रेडिएशन ऐसे आ रही है, एक लाइट रेडिएशन ऐसे आ रही है। ये दोनों जो लाइट की रे है, ये दोनों लाइट रेडिएशंस इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे के रास्ते में आ गया कौन? मिरर। यदि मिरर नहीं आया होता तो दोनों इंसिडेंट रे चलते 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 इधर किसी पॉइंट पर मीट करती। तो अब की बारी मैं जो इंसिडेंट रे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं, ये इंसिडेंट रे आप देख सकते हैं कि ये कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे। ये कैसा है? तो ये कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे। और इस कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या यहां एक्चुअली कुछ रखा हुआ है? आंसर इज नो। यहां पे कुछ भी एक्चुअली नहीं रखा है, तो इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट आप एक तरीके से समझ लीजिए एक ऐसी चीज जो मिरर के पीछे रखी हुई अपीयर होती है। एक्चुअली यहां कुछ भी नहीं है। इंसिडेंट रे तो कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट इज समथिंग विच अपीयर्स टू बी केप्ट बिहाइंड मिरर। ठीक है, ओके। चलिए अब यहां पर भी क्या रिफ्लेक्शन के नियम बिल्कुल वैलिड होंगे? बिल्कुल वैलिड होंगे। जो भी इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब ये जो एंगल आई है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि आई डैश है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई डैश है। तो इस लाइट की रे को क्या कहेंगे बताइए? इस लाइट की रे को हम लोग कहेंगे दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और इस रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? तो रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है इमेज। रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या कहलाता है? इमेज। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यदि दोनों रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये इमेज है हमारा रियल इमेज। रियल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है समझ में आ रहा है ना? कि यहां पर रिफ्लेक्टेड रेस का एक्चुअल इंटरसेक्शन है। कहने का मतलब है कि यदि यहां पर कोई पर्दा वगैरह या स्क्रीन वगैरह लगा हुआ होता तो उस स्क्रीन पर आप इस इमेज को कास्ट कर सकते हैं। यानी मैं यहीं पे लिखता चलता हूं कि रियल इमेज इज समथिंग विच कैन बी कास्टेड ऑन स्क्रीन। आप इसको स्क्रीन पर कास्ट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं एक बार अपनी बात समराइज कर लेता हूं कि यदि इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग था तो ऑब्जेक्ट रियल था, और इंसिडेंट रे यदि कन्वर्जिंग है तो ऑब्जेक्ट कैसा है? ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इमेज के बारे में भी यही लिख देता हूं कि यदि हमारा ये रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्जिंग होगा, जैसा इस सिचुएशन में है, तो डाइवर्जिंग में वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, और यदि ये कन्वर्जिंग होगा तो फिर वहां पे एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा और फिर यहां से रियल इमेज फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ऑब्जेक्ट और इमेज डिफाइन कर लिया और रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेज के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा फील्ड ऑफ व्यू। मेनली हम लोग फील्ड ऑफ व्यू डिस्कस करना चाहते हैं, पर फील्ड ऑफ व्यू समझाने के लिए मैं पहले एक बार के लिए तो रे डायग्राम एक और बनाता हूं, मतलब एक और आपको इमेज फॉर्मेशन दिखाता हूं। किसका? प्लेन मिरर का। एक और इमेज फॉर्मेशन आपको दिखाता हूं प्लेन मिरर का। चलिए देखिए, ऐसा है कि ये हमारे पास
एक प्लेन मिरर है, ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन मिरर, ठीक है। ये चलिए मैं थोड़ा छोटा ड्रॉ करता हूं। चलिए, मैं ये कह रहा था, नेक्स्ट हमारा ये जो फील्ड ऑफ व्यू है टॉपिक, तो फील्ड ऑफ व्यू पर आते हैं, पर इसके पहले एक और छोटा सा रे डायग्राम प्लॉट करते हैं। रे डायग्राम के लिए मैंने ऐसा सा एक प्लेन मिरर ले लिया है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसा ऑब्जेक्ट है बताइए? तो ये है हमारे पास एक रियल ऑब्जेक्ट, रियल रियल ऑब्जेक्ट। इस रियल ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेडिएशन, ये एक तो ऐसे आई जो मिरर पर बिल्कुल नॉर्मली हिट कर रही है, नॉर्मली। यदि ये लाइट रेडिएशन मिरर पर ऐसे नॉर्मली हिट कर रही है, तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, ये लाइट रेडिएशन ऐसे चली जाएगी, ठीक। चलिए, कोई दूसरी लाइट रेडिएशन हम लोग मिरर पर ऐसे किसी एंगल पर स्ट्राइक करते हैं, किसी एंगल पर स्ट्राइक किया आपने ऐसा, ये हो गया हमारा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो इसके लिए क्या होगा बताइए? इसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम एज एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, और ये लाइट रेडिएशन यहां से ऐसे चलते 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 चलते, हाँ, ये सुनिएगा कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज इधर की तरफ जा रही है। तो जैसे इधर कोई हमारे पास ऑब्जर्वर है, या इधर कोई हमारे पास ऑब्जर्वर है, तो ये ऑब्जर्वर क्या करता है? तो ये ऑब्जर्वर इन दोनों लाइट रेस को ट्रेस करेगा, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहां कहीं बताएगा। तो ये हमारा हो गया इमेज, ये दिस इज इमेज आई। और ये जो इमेज है, ये एक वर्चुअल इमेज, कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज, ठीक है। चलिए, एक दो बातें हैं, पहले वो सुन लीजिएगा कि जैसे ये O है, दिस इज A, दिस पॉइंट इज B, ठीक। तो ये दो ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला ट्राइंगल हो गया OAB, और दूसरा ट्राइंगल हो गया, इसका नाम I है, दूसरा ट्राइंगल हो गया IAB। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो यदि सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, ये बेसिक 8-9 में आपने 9-10 में आपने पढ़ाई होगा, तो मैं बस एक बार के लिए लिख देता हूं कि ट्राइंगल OAB एंड IAB जो है वो सिमिलर, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी यूज करके मैं क्या कह सकता हूं कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो डिस्टेंस OA है, दैट इज सेम एज AI होगा, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगा, दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों मिरर से इक्वी डिस्टेंट हैं, इक्वी डिस्टेंट है। ये प्लेन मिरर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा। क्या? कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम प्लेन मिरर, ठीक है, पहली बात। नेक्स्ट, यदि आप एक बार के लिए इस ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करें, यदि आप एक बार के लिए इस ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करते हैं, ये ऑब्जेक्ट और इमेज को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो मिरर पर कैसी है? तो मिरर पर परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला एंगल कितना होगा? 90, है ना। तो दूसरी जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो ये है कि लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज परपेंडिकुलर टू मिरर, या ऐसा बोल लीजिए, कैसा? कि जो मिरर है हमारा ना,
वो मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, इतना समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अब बात करते हैं फील्ड ऑफ व्यू, जो हेडिंग डाल रखा था उसके बारे में। तो देखिए, एक लाइट रेडिएशन मैं यहां से लेकर आता हूं और बिल्कुल मिरर के एज पे डालता हूं। ठीक है, बिल्कुल मिरर के कहां पर डाल रहा हूं? एज पर, एज पर। यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं नॉर्मल ऐसा, तो ये वाली लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा, एक दूसरी लाइट रे इस एंड पे डालता हूं, इस एंड पे डालता हूं, तो यहां से रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रे ऐसा, ऐसा। समझ गए? ये ऐसा, ये ऐसा, ये लाइट रे ऐसा, ये लाइट रे ऐसा। ठीक है, चलिए अब कुछ लोग हैं, जैसे ये है हमारा ऑब्जर्वर O1, ये है ऑब्जर्वर O2, यहां कहीं है ऑब्जर्वर O3, यहां कहीं है O4, यहां कहीं है O5, यहां कहीं है ऑब्जर्वर O6, यहां कहीं है O7, यहां कहीं है O8। मतलब ये कुछ 7-8 ऑब्जर्वर्स हैं। यदि मैं आपसे सिंपली ऐसा पूछूं कि बताइए वो कौन से ऑब्जर्वर्स हैं जिन ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की ये वाली इमेज दिखाई दे रही होगी, वो कौन से ऑब्जर्वर हैं जिन ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी? तो क्या O3 को इमेज दिखाई देगी? यस, बिल्कुल दिखाई देगा, क्योंकि O3 बेसिकली उस रीजन में पड़ा है जिस रीजन में रिफ्लेक्टेड रेज पहुंच रहे हैं। अब आप बोलेंगे एक भी नहीं पहुंच रहा है, तो ऊपर से जा रहा है। भाई ये मैंने ड्रॉ ऊपर से किया है, मतलब कोई ना कोई लाइट रे तो ऐसी होगी ना जो ऐसे टकरा के यहां तक जाएगी, तो उसको ये यहां पे इमेज दिखाई देगा। समझ गए? क्या O1 को दिखाई देगा? यस, O1 को बिल्कुल दिखाई देगा। O3 को भी दिखाई देगा। O4 को दिखाई देगा। यस, बिल्कुल O4 को भी दिखाई देगा। मतलब O4 की भी आंखों में कुछ ना कुछ लाइट रेस तो आ रहा होगा ऐसे रिफ्लेक्ट होकर, तो O4 भी ऐसा ट्रेस कर लेगा, यहां पर इमेज उसको दिखाई देगा। O5 को दिखाई से ये O2 को दिखाई देगा, O5 को दिखाई देगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, ये वो रीजन है जिस रीजन में सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट हैं। नहीं, यदि यहां पर कोई ऑब्जर्वर होगा, यहां पर जैसे O7 मैंने लिखा रखा है, यदि यहां पर कोई मैं O9 दिखा दूं, तो O9 की आंखों में तो लाइट रे पहुंचेगी ही नहीं। हाँ, ठीक है। तो ये जो रीजन है, जिस रीजन में सारे रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट होते हैं, उसी रीजन को फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। ये क्या है? दिस इज आवर फील्ड ऑफ व्यू है। फील्ड ऑफ व्यू क्या है? तो फील्ड ऑफ व्यू एक रीजन है, रीजन है विच कंसिस्ट, रीजन कंसिस्टिंग ऑल रिफ्लेक्टेड रेज। एक ऐसा रीजन जहां पर सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट हो इज फील्ड ऑफ व्यू। सिंपल सिंपल सिंपल। इसके बाद यदि मैं आपसे पूछता कि क्या O7, O9 और ये O6 और ये O8 इन लोगों को भी इमेज दिखाई देगा क्या? तो आंसर है नहीं, इन लोगों को इमेज दिखाई नहीं देगा, नहीं देगा, क्योंकि वो फील्ड ऑफ व्यू में है ही नहीं, वो फील्ड ऑफ व्यू के बाहर पड़े हैं, तो उनकी आंखों में कोई भी रिफ्लेक्टेड रेज किसी भी तरीके से नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है। ठीक है। तो क्या है अगला कि ये O7, O6 भी ना, O6, O7, O8 एंड O9 कैन नॉट सी द इमेज, ये इमेज नहीं देख पाएंगे। ठीक है, एज दे आर आउट ऑफ फील्ड ऑफ व्यू। और मैं कुछ फील्ड ऑफ व्यू आपसे ड्रॉ करवाता हूं, बस आपको ड्रॉ करके बताना है। ऐसा है कि ये एक मिरर, ये एक मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है यहां पर। एक ऑब्जेक्ट है यहां पर।
मिरर यहाँ है, यदि मैं बोलूं इसके लिए फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करके बताइए, तो फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको इस ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे बिल्कुल मिरर के एंड पॉइंट्स पर डालना होगा, एंड पॉइंट्स पर डालना होगा। जैसे ये एक लाइट रे यहां से ऐसे चल के आई, तो ये वाली लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और ऐसे आ जाएगी, और ये दूसरी लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और ऐसे आ जाएगी। ऑब्वियसली यहां पर ये जो हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किया है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई, ये कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डैश, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई डैश। तो ये जो पूरा रीजन है, बस इसी रीजन में सारे रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट हैं, तो दिस इज आवर फील्ड ऑफ व्यू है। समझ गए? ये दो मिरर्स हैं और यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसके लिए फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करके बताइए। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, तो एक लाइट रेडिएशन हम लोग इस मिरर पर ऐसा डालेंगे, एक लाइट रेडिएशन इस मिरर पर ऐसा डालेंगे, एक लाइट रेडिएशन इस मिरर पर ऐसा, एक लाइट रेडिएशन इस मिरर पर ऐसा। तो ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी, ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी, ये वाली लाइट रे ऐसी, और ये वाली लाइट रे ऐसी। ये जो एंगल है वही ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है वही ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है वही ये एंगल है, ये जो एंगल है वही ये एंगल है। तो ये पूरा ये फील्ड ऑफ व्यू है, ये पूरा फील्ड ऑफ व्यू है। तो क्या इस ऑब्जेक्ट को अपनी खुद की इमेज दिखाई दे रही होगी? इस ऑब्जेक्ट को क्या अपनी खुद की इमेज दिखाई दे रही होगी? तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा कहां? तो बनेगा इमेज यहां पर, यहां कहीं पर, है ना, यहीं पर हमारा इमेज बनेगा। क्या ऑब्जेक्ट अपनी इमेज देख पा रहा होगा क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट अपनी इमेज नहीं देख पा रहा होगा, क्योंकि वो फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है। ठीक है, फिर से देखिए, जैसे कोई ऑब्जर्वर है O1, कोई ऑब्जर्वर है O2, कोई ऑब्जर्वर है O3, O4, O5, O6। तो O1 और O2 को तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी, O3 को, O4 को इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई नहीं देगी, इवन ऑब्जर्वर इटसेल्फ अपनी इमेज नहीं देख पाएगा, O5 को दिखाई दे जाएगा, O6 को फिर से कोई इमेज दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है। ओके, समझ गए? चलिए, तो ये दोनों फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करने के बाद इस पर बेस्ड एक छोटा सा सवाल ये है कि आपको रीजन बताना है वाई एक्सिस के ऊपर एट विच इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट एट ओरिजिन इज विजिबल। यानी ऑब्जेक्ट कहां पर है? तो ऑब्जेक्ट है आपका ओरिजिन पर। ऑब्जेक्ट कहां पर है? ओरिजिन पर। ये यहां पर आपका ऑब्जेक्ट, यहां पर, ठीक है। और हमें वाई एक्सिस में वो रीजन बताना है जहां पर कि कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो, तो उस ऑब्जर्वर को इस ओरिजिन पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे जाए। कुछ नहीं, उसके लिए ये हम लोगों ने एक लाइट रेडिएशन यहां से ऐसा डाला मिरर पर, ऐसा, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के लाइट रे यहां से ऐसे आ गई, ऐसे, ठीक है। कोई दूसरी लाइट रेडिएशन यहां से हम लोगों ने मिरर के इस एंड पर डाला, इस एंड पर, तो ये वाली लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसी चली गई, ऐसी। ये ठीक है? ये ठीक है। तो यहां पर यदि हम लोग ड्रॉ करें नॉर्मल, तो नॉर्मल यहां पर है ऐसा, दिस एंगल, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा रीजन है, ये वाई एक्सिस वाला, ये वाला जो रीजन है, तो इस पूरे रीजन में आपका रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट होगा, इस पूरे रीजन में रिफ्लेक्टेड रे प्रेजेंट होगा। मतलब ऑब्जर्वर यहां कहीं पर भी है तो उसे इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है? तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहीं यहां बन रही है,
यहां कहीं पर इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये जो रीजन है यही रीजन आपका फील्ड ऑफ व्यू है, ठीक है। यहां तक वाली बात समझ आई? चलिए, तो कुछ नहीं, बस सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाना है क्या कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,1 है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना है 1, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा 1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हुआ, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 2, ठीक है। सिमिलरली 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 यहां पर यदि आप एक ड्रॉ करते हैं नॉर्मल, तो ये जो एंगल है वही एंगल ये वाला है, तो ये जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये वाला होगा, ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये वाला होगा। ये वाला डिस्टेंस कितना है 2, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा 2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,4। तो जो रीजन है, जिस रीजन में यदि कोई ऑब्जर्वर प्रेजेंट हो तो उसे इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे जाए, वो रीजन है 0,2 से लेकर 0,4। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मतलब दिस इज द रीजन, यही फील्ड ऑफ व्यू है। यहां पर कोई ऑब्जर्वर है तो उस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई दे जाएगी, ठीक है। ओके तो कुछ नहीं है, बस बेसिक एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और वही 9th-10th क्लास की जो हमारी बेसिक ज्योमेट्री होती है, मैथमेटिक्स, वही यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्या है सवाल, चलिए मैं सवाल समझा देता हूं। तो सवाल हमारे पास ये है कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर M डैश। ये यहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट ये, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लाइन MOP मेक्स एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। ऑब्जर्वर इज वॉकिंग अलोंग द लाइन APB। ये कोई ऑब्जर्वर है जो APB के अलोंग वॉक कर रहा है, APB के अलोंग कोई ऑब्जर्वर वॉक कर रहा है, परपेंडिकुलर टू MOP से परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेंथ ऑफ हिज पाथ अलोंग APB के अलोंग आपको वो लेंथ ढूंढना है, ठीक है, इन विच ही कैन सी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब APB पे वो डिस्टेंस बताइए जिस डिस्टेंस में ऑब्जर्वर को इस O पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज APB के अलोंग दिखाई देती है। ये MP आपका 2D है, MP कितना है 2D है, और लेंथ ऑफ मिरर भी कितना है, वो भी आपका 2D के बराबर है। चलिए, तो पहले फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ कर लें, फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ कर लें। फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करने के लिए आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे कि देखो इस ऑब्जेक्ट से एक रे तो मिरर पर यहां पर ऐसा डालो, ठीक है। फिर यहां पर पहले तो मिरर पर ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर, तो मिरर पर परपेंडिकुलर ऐसा, मिरर पर परपेंडिकुलर ऐसा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये वाला एंगल कितना हो गया 30, ये वाला एंगल 30, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, ये वाला एंगल कितना 30, ठीक है। और थोड़ा सा इसको शिफ्ट करें, ये लीजिए, ये वाला एंगल कितना 30, क्योंकि ये 60 दे रखा है। तो लाइट की रे जो ऐसे आई, जो लाइट की रे ऐसे आई, तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे गई, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे गई, ठीक है, ऐसे गई, कितना सेम एंगल 30 डिग्री बनाता वो, ठीक है, सेम एंगल 30 डिग्री बनाता वो। एक लाइट की रे दिखा दिया, कोई दूसरी लाइट की रे, कोई दूसरी लाइट की रे इस ऑब्जेक्ट से ऐसे चली, ऐसे, तो यहां पर फिर नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, यहां पर मिरर पर नॉर्मल ऐसा, ये 60 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना 30। तो अब की बारी फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 60, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना 60। तो ये लाइट की रे यहां से ऐसे चली गई, ये वाला एंगल फिर से कितना 60। आई बात समझ, ठीक है। चलिए, तो हमें पूरा ये डिस्टेंस निकालना होगा, इसका नाम x रख देता हूं और इसका नाम यहां पे y रख देता हूं। हमें ये पूरा डिस्टेंस xy चाहिए होगा, क्योंकि ये xy
ही वो रीजन है जिस पूरे रीजन में रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट होंगे, तो ये एक्स वाई आपका क्या हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये पूरा डिस्टेंस 2D, ये पूरा एंगल कितना 60। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में ये वाला जो हमारे पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में यदि मैं आपसे बोलूं कि cos ऑफ 60 डिग्री कितना होगा, तो cos 60 डिग्री आप बोलेंगे बेस क्या, ठीक है कुछ भी लिख सकते, अच्छा सॉरी, हाँ मुझे cos से तो फिर ये आ जाएगा, हाइपोटेन्यूस नहीं चाहिए था, सॉरी। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल हमारे पास कितना है 60। ठीक है, ये फिर से देख लीजिए कि इस ट्राइंगल में हमारे पास ये 30 + 30 कितना हो गया 60, तो मैं सीधा यहां पर लिखता हूं कि tan 60 कितना होगा, तो tan ऑफ 60 इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर विच इज पी वाई अपॉन बेस कितना 2D। ठीक है, तो ये पी वाई कितना आ गया 2D, tan 60 कितना होता है √3, तो ये लीजिए ये डिस्टेंस है हमारे पास √3 इंटू 2D, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, ये L की वैल्यू भी कितनी है, L की वैल्यू भी 2D के बराबर है। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल में यदि मैं आपसे पूछता कि sin 60 कितना होगा, तो sin 60 इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर विच इज m डैश o अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज L, वो भी 2D के बराबर है, तो ये m डैश o कितना आ गया 2D sin 60 √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये √3D आ गया। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस √3D है यहां से यहां तक। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस 2D था, ये D था, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है D है, ये वाला डिस्टेंस कितना है D है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस था ऐसा 60, ये पूरा एंगल है 60। ठीक है, अच्छा ये आपको 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा होगा यहां, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 30। तो फिर से इस ट्राइंगल में अब मैं लिख लूंगा tan 30 इज इक्वल टू क्या, ये परपेंडिकुलर, इसका कुछ नाम दे देते हैं x डैश, x डैश अपॉन ये बेस दैट इज d, तो x डैश इज d tan 30 d/√3। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया d/√3, तो टोटल डिस्टेंस is d/√3 plus √3d plus √3 into 2d. This is our answer. ये जोड़ लीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। अगला सवाल है हमारे पास ये कि women is standing in front of plain mirror. What is minimum mirror height that is necessary for her to see her full image? टू सी हर फुल इमेज। देखिए ऐसा है कि ये हमारे पास एक मिरर है, ये क्या है एक प्लेन मिरर, और जैसे ये ले लेते हैं, ये कोई एक मैन या विमेन है। ठीक है, ऐसा इस मैन या विमेन की जो हाइट है वो हम लोग कैपिटल H मान लेते हैं, कैपिटल H हाइट। ठीक है, कैपिटल H हाइट। ओके, तो हमें बताना है कि मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी रखी जाए ताकि इस आदमी को अपना कंप्लीट इमेज दिखाई दे। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए इस आदमी, ये जो आदमी है इसमें कुछ पोजीशंस मार्क कर रहा हूं। जैसे ये आदमी का हेड होगा H, यहां कहीं लेट से आदमी की आईज है I, और ये आदमी का पैर यानी कि फुट यहां पर। ठीक, ओके, तो आदमी को अपनी कंप्लीट इमेज दिखाई दे उसके लिए क्या कंडीशन है, इट इज समथिंग लाइक कि एक लाइट रेडिएशन इसके फुट से चलकर जाए, मिरर पर टकराए और फिर मिरर से टकराकर उसकी आंखों में आए। ठीक है, तो जब आंखों में ये लाइट रेडिएशन आएगी, ऐसे चलकर ऐसे आएगी, तो आदमी क्या करेगा, आदमी इसको पीछे की तरफ ट्रेस बैक करेगा, तो फुट की यहां पर इमेज बन जाएगी F डैश। ये ठीक है, ऑल राइट।
सिमिलरली एक ऐसी कोई लाइट रे ये हेड से चलकर आए, मिरर पर टकराए, हेड से चलकर मिरर पर टकराए और फिर टकराकर दोबारा से आंखों में आए, ठीक है, हेड से चलकर आई, आंखों में टकराई लाइट रे, तो आदमी फिर क्या करेगा, इसको भी पीछे की तरफ ट्रेस बैक करेगा, इसको भी पीछे की तरफ ट्रेस बैक करेगा, तो यहां पर हेड का इमेज बन जाएगा एच डैश, ठीक है। तो ये आदमी को अपना कंप्लीट इमेज मिरर के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोगों ने सिर्फ हेड और फुट लिया है क्योंकि बाकी के सारे पॉइंट्स इसी बीच में हैं, तो सारे पॉइंट्स कवर हो गए, समझ गई वाली बात। तो देखिए इस पूरे इमेज को देखने के लिए आपने जो मिरर का सेक्शन यूज किया है वो बस इतना सा है, इतना सा। इसके नीचे का मिरर हटा दिया जाए, इसके मिरर का, इसके ऊपर वाला मिरर हटा दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आदमी को अपना कंप्लीट इमेज दिखाई दे जाएगा। ऑल राइट, इतनी सी बात सही है। तो यदि यहां पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ऐसा सा नॉर्मल और ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो आई। सिमिलरली ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ आई डैश, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो आई डैश, ठीक है, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज कि एक बार के लिए इस लेंथ को कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये वाला लेंथ कितना है x, ठीक है, इसका भी कुछ पॉइंट का नाम निकाल देते हैं a, ठीक है, इस पॉइंट का नाम निकाल देते हैं b। तो ये देखिए ये जो दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ई बी ए एंड दूसरा ट्राइंगल ए बी एफ, मतलब एक ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों सिमिलर होगा, ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो डिस्टेंस AF विल बी सेम एज EA। तो यदि एक को मैंने x माना है तो ये दूसरा वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, ये भी x होगा ना, ठीक। इसी तरीके से इस पॉइंट का कुछ नाम निकाल देता हूं मैं, लेट से C, और इस पॉइंट का नाम निकाल देता हूं D। तो फिर से ये दोनों ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल HCD, ट्राइंगल HCD और दूसरा ट्राइंगल DCE, ये दोनों भी कैसे हैं, ये दोनों भी सिमिलर हैं, ये दोनों भी सिमिलर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ डिस्टेंस HD इज इक्वल टू DE। मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, y। यदि ये वाला डिस्टेंस y है तो फिर ये वाला डिस्टेंस भी y है, ओके। तो आदमी की जो हाइट है, हाइट ऑफ मैन, दैट इज 2x प्लस 2y है। आदमी की हाइट कितनी है, 2x प्लस 2y है। अब देखिएगा जरा, इसके बाद देखिएगा कि इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं, यदि ये डिस्टेंस y है तो फिर ये वाला डिस्टेंस भी तो y है, यदि ये डिस्टेंस x है तो ये वाला डिस्टेंस भी तो x, ठीक है। तो जो लेंथ ऑफ मिरर है, लेंथ ऑफ मिरर जो है, लेंथ ऑफ मिरर जो है दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज जस्ट इक्वल टू x प्लस वाई, यानी दिस इज h/2 है। तो जो मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड है टू सी द कंप्लीट इमेज इज आदमी के लेंथ का आधा होगा, वो सिर्फ x प्लस वाई यानी कि h/2 के बराबर, सिंपल, ठीक है। तो एंड रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक है। तो इस पर दो सवाल पूछे जाएंगे या दो टाइप के सवाल आ सकते हैं। पहला तो ये कि जैसे एज अ क्वेश्चन ही मैं पूछता हूं, यदि मैं बोलूं कि आदमी की जो हाइट है, आदमी की जो हाइट है वो 180 सेंटीमीटर है, कितना है, 180 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड कितना होगा, 90। तो मिरर की जो लेंथ है दैट इज 90। नेक्स्ट दूसरा ये भी पूछ लिया जाता है कि यदि आदमी की जो आईज है, आदमी की आईज उसके फुट से, जो आईज है एंड फुट, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है लेट से 160 सेंटीमीटर, हाँ टोटल हाइट 180, क्या
नहीं नहीं, सवाल तो सुन लीजिए कि आईज जो है वो फुट से कितना ऊपर है, 160 सेंटीमीटर है। तो मेरा सवाल है कि मिरर को ग्राउंड से कितना ऊपर रखा जाए, कि मिरर को ग्राउंड से कितना ऊपर रखा जाए। तो आईज यहां था, आईज कहां था, आईज यहां था। तो मैं सवाल में ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाला सेपरेशन मैं आपको दे रहा हूं कितना, 160 सेंटीमीटर का। तो मिरर का जो बॉटम पॉइंट है वो ग्राउंड से इसका आधा यानी 160/2 यानी 80 सेंटीमीटर पर रखा हुआ होना चाहिए। समझ गए? मिरर का बॉटम पॉइंट जो आदमी की आईज और फुट के बीच का सेपरेशन है, उसका आधा सेपरेशन पे मिरर का बॉटम पॉइंट होना चाहिए। ठीक, चलिए ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ, तो आई होप सवाल समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहली बारी चींटी को अपनी इमेज कब दिखाई देगी? सबसे पहली बारी चींटी को उसकी अपनी खुद की इमेज तब दिखाई देगी जब चींटी यहां कहीं पहुंचेगी, यहां कहीं पहुंचेगी, यहां। क्योंकि यहां से चींटी से चल के एक लाइट रे ऐसा मिरर पर परपेंडिकुलरली पड़ा और ये लाइट रे ऐसा गया और टकराकर वापस चींटी की आंखों में आ गया, तो चींटी को उसकी इमेज दिखाई देने लग गई। आई बात समझ? यानी कि मिरर पर चींटी से पड़ने वाला ये लाइट रे 90 डिग्री के एंगल पर पड़ना चाहिए। अब इसके बाद हर जगह चींटी को उसकी अपनी खुद की इमेज दिखाई देगी, क्योंकि जब चींटी चलते चलते यहां आएगा तो यहां से ये एक लाइट रे ऐसे जाएगी, टकराकर वापस चींटी की आंखों में आएगी। यहां पर जब चींटी पहुंची तो एक लाइट रे ऐसे गई, टकराकर वापस आ गई। सिंपल है ना? तो हमें क्या चाहिए? हमें भाई ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा। ये वाला डिस्टेंस लेट से कितना है, x। बताइए ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका l। क्या? ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा l अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इस ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या लिखेंगे? तो इस ट्राइंगल में कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस l, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस x। तो x इज इक्वल टू l अपॉन कॉस थीटा। नहीं आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो टाइम क्या होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है l अपॉन कॉस थीटा बाई यू। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि दिस इज l बाई यू सेक थीटा। l बाई यू सेक थीटा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह है वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज, सुनिएगा। ऐसा है कि जैसे एक बार के लिए ये कह देते हैं, ये है हमारे पास x एक्सिस और ये है हमारे पास y एक्सिस। ठीक है, ये x और y एक्सिस। ठीक है, यहां पर मैं एक ऐसा प्लेन मिरर लगा देता हूं, ऐसा। ये एक प्लेन मिरर, मतलब साथ साथ समझिएगा कि जैसे ये x एक्सेस हो गया, ये x, ये y एक्सेस हो गया, ऐसे आपकी तरफ आने वाला z एक्सेस हो गया। मिरर मैंने कैसा लगाया? ऐसा। तो ये मिरर किस प्लेन में है? मिरर yz प्लेन में, yz प्लेन में ऐसा सा मिरर। ठीक है, yz प्लेन में ऐसा सा मिरर। ओके, अब जैसे मैं बोलूं कि यहां पर कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहां पर कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो x कोऑर्डिनेट है वो -x है, y कोऑर्डिनेट y, z कोऑर्डिनेट z। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का मिरर के अंदर बनेगा एक इमेज। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज। बताइए इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? तो इमेज का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y, z। ठीक है, चलिए अब मेन मुद्दे की बात स्टार्ट करते हैं। ये मिरर था, यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट था, यहां कहीं पर इमेज है। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट -x, y, z, इमेज का कोऑर्डिनेट y, z। ठीक है, अब यदि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा, ऊपर की तरफ मतलब बोले तो y एक्सिस के अलॉन्ग, तो इमेज कहां जाना स्टार्ट होगा? ऊपर की तरफ। यदि ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो इमेज भी 5 मीटर पर सेकंड से। ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से तो इमेज भी 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब यदि ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आना स्टार्ट कर दे प्लस z में,
प्लस जेड में किसी वेलोसिटी v से, तो इमेज भी कहां जाने लगेगा, प्लस जेड में, सेम वेलोसिटी से। यदि ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। यानी कि y और z में तो कोई पंगा ही नहीं है। y और z में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है, चाहे मैं y में बात करूं तो वही इमेज की स्पीड होगी, z में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वही इमेज की स्पीड है। तो y और z में तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है। y और z अभी के लिए, y और z को मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि उन एक्सिसेस के अलोंग या उस प्लेन के अलोंग जिस प्लेन में मिरर पड़ा है, जिस प्लेन में मिरर पड़ा है उस प्लेन में जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वही आपके इमेज की स्पीड होगी। सिंपल, ठीक है ना? ओके, तो चलिए सबसे पहले इसी बात को लिख लीजिएगा, यानी कि अलोंग y and z axis, along y and z axis, velocity of object with respect to mirror is same as velocity of image with respect to mirror। ठीक है? along, वही तो स्टार्टिंग से मैं बता रहा था कि आपकी ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, तो मिरर ऐसे पड़ा है, मिरर yz प्लेन में पड़ा है। ठीक है, तो ये किसके लिए वैलिड है? ये इन द प्लेन ऑफ मिरर, इन द प्लेन ऑफ मिरर। ठीक है, इसमें कोई पंगा नहीं है। पंगा कहां है? पंगा है उस एक्सिस के अलोंग जो मिरर के प्लेन से परपेंडिकुलर है। यानी कि मिरर यदि yz प्लेन में है तो ये वाली एक्सिस जो कि हमारी x एक्सिस है, क्योंकि x एक्सिस में ऑब्जेक्ट यदि इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा, कहां? पॉजिटिव x में, तो इमेज कहां की तरफ चलना स्टार्ट करेगा? नेगेटिव x में। भाई ऑब्जेक्ट उठ करके मिरर के क्लोजर आ गया तो इमेज भी क्लोजर आ जाएगा। यानी इस एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड तो सेम होगी, स्पीड तो सेम होगी। यानी ऑब्जेक्ट यदि 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा तो इमेज भी मिरर से 1 सेंटीमीटर क्लोजर आ जाएगा सेम टाइम में। यानी कि स्पीड कैसी होगी? सेम, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे से अपोजिट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यदि पॉजिटिव एक्स में चल रहा है तो इमेज नेगेटिव एक्स में चल रही है। ये वाली बात समझ आ रही है? तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि अलोंग द डायरेक्शन which is perpendicular to plane of mirror, to the perpendicular to the plane of mirror, यानी कि अभी के लिए x एक्सिस, अभी के लिए x एक्सिस। तो यहां पर आप लिखेंगे कि x मतलब कि जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ, ऐसा लिखता हूं कि पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस टाइम्स ऑफ पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, एक माइनस साइन आ गया है। ठीक है, ये किस एक्सिस के अलोंग बात कर रहा हूं? दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस अभी के लिए। तो इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको थोड़ा एक्सपैंड कीजिए तो इसको आप लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लीजिए, आप फॉर्मूला ही याद रखना चाहते हैं तो बिल्कुल इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। आप यदि फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं फिर से कह दूं कि ये फॉर्मूला हर एक्सिस के अलोंग लगेगा क्या? नहीं, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ उसी एक्सिस के अलोंग लगेगा जो एक्सिस मिरर के प्लेन से परपेंडिकुलर है। आंख कान बंद करके इसी फॉर्मूले को हर एक्सिस के अलोंग मत लगा दीजिएगा। ठीक है, दिस इज फॉर द एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ मिरर। ठीक है, चलिए एक बेसिक सिंपल सा सवाल कि ऑब्जेक्ट मूव्स विथ 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द राइट
whereas mirror moves with velocity 1 meter towards the left as shown in the figure. तो find the velocity of image, अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि velocity of image is 2 times of velocity of mirror minus velocity of object. ये velocity vector है तो थोड़ा साइन का ध्यान रखिएगा, साइन का ध्यान रखिएगा से मेरे कहने का मतलब है यदि आपने ये वाली साइड पॉजिटिव ले ली है तो ये वाली साइड नेगेटिव लिखिएगा. तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज -1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5. तो आंसर इज -7 मीटर पर सेकेंड. यानी कि ये ऑब्जेक्ट है तो ये जो इसका इमेज होगा, ये जो इसका इमेज होगा वो इमेज इधर की तरफ भाग रहा है 7 मीटर पर सेकेंड से. माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है कि इमेज इस साइड इधर आपने नेगेटिव साइड असाइन किया है उधर की तरफ भाग रहा है. कितनी वेलोसिटी से? 7 मीटर पर सेकेंड से. समझ गए? ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं इसके ऊपर. तो ऐसा है कि फिगर शोज अ प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट दैट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज. तो ये लीजिए, ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट ऐसा भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड ऐसा. तो 10 मीटर पर सेकेंड यदि ऐसा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ हो गया. इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट हो गया? तो इधर की तरफ कंपोनेंट हो गया 10 cos 60. cos 60 इज 1/2, यानी ये वाली वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड. और इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी हो गई? 10 sin 60 यानी कि √3/2. तो इधर की तरफ है 5, तो दिस इज 5√3. मिरर इधर की तरफ 5 जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो इधर की तरफ वेलोसिटी हो गई 5 cos 30. cos 30 यानी कि √3/2. और इधर की तरफ वेलोसिटी हो गया 5 sin 30 यानी कि 5/2. ठीक है, ऑल राइट. तो इस डायरेक्शन में कोई पंगा लेना है? इस डायरेक्शन में तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है. मिरर भाग रहा है, भागने दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. इस डायरेक्शन में तो जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वही इमेज की वेलोसिटी होगी इसके अलोंग. यानी कि अलोंग वाई एक्सिस जो है, तो जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा, ऐसा लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस. तो दैट इज जस्ट इक्वल्स टू 5√3 जे कैप. वाई एक्सिस के अलोंग तो कोई मिरर की वेलोसिटी से थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा. मिरर भाग रहा है, भागने दीजिए वाई में, उससे में क्या मतलब है? मिरर का मोशन तो सिर्फ और सिर्फ वो वाली वेलोसिटी अफेक्ट करता है जो वेलोसिटी मिरर के प्लेन से परपेंडिकुलर होता है. ठीक है, तो वो कौन सी वेलोसिटी है? वो वेलोसिटी ये वाला है 5√3/2 वाला, 5√3/2 वाला. तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे कि वेलोसिटी ऑफ इमेज along x-axis is 2 times of velocity of mirror along x-axis minus times of velocity of object along x-axis, जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है ये. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये 2 वेलोसिटी ऑफ मिरर, फिर से ये वाली साइड हम लोग ले लेंगे पॉजिटिव, तो ये वाली साइड हम लोग ले लेंगे नेगेटिव. दिस इज 2 माइनस टाइम्स ऑफ 5√3/2 माइनस ये वाली वेलोसिटी कितनी है? तो ये तो 5 है. ठीक है, तो ये क्या आ गया? दिस इज -5√3 आई कैप -5 आई कैप, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं? -5 1 + √3 आई कैप. ठीक है, ऑल राइट. तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है, फाइनल आंसर इज -5 1 + √3 आई कैप, और ऊपर कितना है? ऊपर है 5√3 जे कैप. दिस इज आवर आंसर. ठीक है, चाहे तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा. ठीक है, ये अगला सवाल ये हमारे पास ऐसा है जिसमें मिरर हमारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री से इंक्लाइंड है और ऑब्जेक्ट की स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड. इमेज की वेलोसिटी आपसे पूछी जा रही है. ठीक है, इमेज की वेलोसिटी पूछी जा रही है. तो सबसे पहली बात जो मैं ये कहना चाह रहा था वो ये है कि इमेज कहीं इधर नहीं है, यहां नहीं है. ये वाली बात तो क्लियर है, क्योंकि इमेज वहीं पर होगा जहां पर लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज जो हो, वो लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज के ऊपर मिरर आपका एज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक्ट करता है. ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट और इमेज को जोड़ने वाली लाइन हमारे पास ये ले लेते हैं, ऐसा ही ले लूं, ये ऐसा ले लेता हूं, ये ठीक है.
देखिए, तो ये था हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये था हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके लिए यहां कहीं पर है पोजीशन ऑफ इमेज, ये ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इस दिशा में, तो इमेज की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इस दिशा में होगी। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट चलते चलते यहां से हमारे पास यहां आया था, ऑब्जेक्ट ने लेट से कुछ एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया था, तो इमेज को सेम टाइम में चलते चलते यहां से यहां आना होगा। तो इमेज के पास जो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की है वो इस दिशा में, इस दिशा में, ठीक है। ये एंगल हमारे पास 60 है, ये पूरा एंगल हमारे पास 90 है, तो ये वाला एंगल हमारे पास 30 है। अब यदि ये एंगल 60 है तो फिर ये वाला भी तो एंगल 60 होगा, ये वाला भी एंगल 90 होगा, हेंस ये वाला एंगल कितना होगा? 30। तो जैसा मैं कह रहा था कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, तो ये दोनों यदि सिमिलर हैं तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा? 60, और ये 90 हो गया, तो फिर ये वाला एंगल हो गया हमारे पास कितना? 30 डिग्री का। ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये 30, तो फिर से ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है। ऑल राइट। तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड की, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर होगा, ये x के अलोंग, इस वेलोसिटी का एक दूसरा कंपोनेंट इधर होगा y के अलोंग। फिर ये वाला एंगल यदि 60 है तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा? 30 होगा ना। तो y एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है वो 10 cos 30 है, यानी कि 10 √3/2 यानी 5√3, ये j कैप है। और वेलोसिटी अलोंग x कितना है? तो 10 sin 30 यानी कि 5, ठीक है, ये नेगेटिव x में। तो जो वेलोसिटी है इमेज की दैट इज इक्वल टू -5 i कैप प्लस 5√3 j कैप होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है? तो एक प्लेन मिरर है जो YZ प्लेन में है, इज मूविंग विथ वेलोसिटी इतना, वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है, एंड ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ मिरर विच इज मूविंग विथ दिस स्पीड। सुनिएगा, ये हमारे पास कौन सा प्लेन है? तो ये एक बार के लिए ले लेते हैं, दिस इज x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और ये है z एक्सिस, ठीक है। ऑल राइट। अब ये मिरर भाग रहा है, भागने दीजिए हम, ठीक है। मिरर भाग रहा है 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप से। तो मैंने क्या बताया अभी स्टार्टिंग में, आंख कान बंद करके वो फॉर्मूला नहीं लगाना है। जो फॉर्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ किस एक्सिस के अलोंग लगेगा? तो वो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के अलोंग लगेगा, ठीक है। आपने हर एक्सिस के अलोंग लगा दिया। तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है, इमेज की वेलोसिटी, तो इमेज की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट बिल्कुल सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, जे कैप और के कैप वाला। क्योंकि जे और के में ऑब्जेक्ट कहां, इमेज मिरर कहां पर है? मिरर वाईजेड प्लेन में ऐसा है, तो वाईजेड प्लेन में मिरर का मोशन इमेज के मोशन को अफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वही इमेज के मोशन को इफेक्ट करेगा। तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है आपको सिर्फ उसका एक्स कंपोनेंट ढूंढना है, वाई कंपोनेंट तो -j कैप और z कंपोनेंट तो +2k कैप ही रहेगा, ठीक। x एक्सिस के अलोंग क्या होगा? तो x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है? तो वो है 2 माइनस टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 3। तो दिस इज 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1। ये जो चीज है ये जे कैप और के कैप, इसमें जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होगी जे कैप और के कैप में, वही वेलोसिटी इमेज की होगी। क्योंकि वही तो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि जैसे ये हमारे पास मिरर है, यदि एक ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज भी 2 मीटर पर सेकंड से इधर जाएगा। अब मिरर भागे या रेस्ट पे रहे उससे हमें क्या मतलब है? यदि ऑब्जेक्ट ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इमेज भी ऊपर 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा। तो जे और के सेम होगा ऑब्जेक्ट वाला, और आई हो जाएगा आपके पास 1, यानी कि जस्ट आई कैप। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज आई कैप -j कैप +2k कैप, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है।
समझ गए? ठीक है, तो चलिए प्लेन मिरर में लास्ट टॉपिक है हमारे पास, इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स, इसके दो केसेस हमें पढ़ने हैं। ठीक है, केस नंबर 1 ऐसा है जब दो मिरर इंक्लाइंड है एक दूसरे से किसी एंगल पर, जैसे ऐसा कि ये है हमारे पास पहला मिरर, दिस इज मिरर M1 एंड दिस इज मिरर M2, और इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है थीटा। इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है थीटा। ठीक है, अब यहां कहीं पर हमारे पास है कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर ऑब्वियसली मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होंगे, है ना। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, तो जरा ये सुनिएगा कि जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इस ऑब्जेक्ट की सबसे पहली रिफ्लेक्शन हम लोग M1 से कंसीडर कर रहे हैं। तो पहली रिफ्लेक्शन यदि M1 से कंसीडर्ड है तो यहां कहीं पर हमारे पास आ गया एक इमेज I1। ठीक है, यहां कहीं पर आ गया हमारे पास एक इमेज I1। अब ये जो इमेज I1 है, ये जो इमेज I1 है, ये इमेज I1 कैसा एक्ट करेगा, तो ये इमेज I1 ऑब्जेक्ट के जैसा एक्ट करेगा। किस मिरर के लिए, तो दूसरे मिरर M2 के लिए। तो दूसरे मिरर M2 के लिए जो I डैश है वो एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। तो इसकी यहां पर एक दूसरी इमेज बनेगी, लेट से I डबल डैश। ये सारी कहानी जो मैं बता रहा हूं वो कंसीडरिंग फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम M1 से शुरू कर रहा हूं। यदि आपने पहला रिफ्लेक्शन M2 से लिया होता, पहला रिफ्लेक्शन यदि M2 से लिया होता, तो आप बोलते इसकी यहां कहीं इमेज बनी और ये इमेज फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट है एंड सो ऑन। नहीं, ये इमेज वर्चुअल इमेज है। ये जो वर्चुअल इमेज है ये इस मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। जो सारे इमेजेस होते हैं वो सारे के सारे इमेजेस यहां बनते हैं, जिसमें ये हमारा सेंटर होता है। मैं क्या कह रहा था कि बनने वाले सारे इमेज इसी सर्कल के ऊपर ही लाई करते हैं। हाँ, आप रे डायग्राम बना करके देख सकते हैं, और इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर ये हो यहां होगा, यहां। चलिए मैं एक सिंपल केस लेके पहले समझाता हूं। जैसे ऐसा होता, इससे समझ आ जाएगा एक बार के लिए। ये देखिए, जैसे यहां कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज यहां बना आई, ठीक। इस ऑब्जेक्ट के लिए इमेज यहां बना आई, ठीक है। अब ये वाला जो इमेज है आई, ये वाला जो इमेज है आई, वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है, काम कर रहा है। तो इसके लिए जैसे ये ऐसे लाइट रे आई, इस पर ऐसे पड़ी, तो इस मिरर को लग रहा है कि ये लाइट रेडिएशन यहां से आ रहा है। तो यहां पर आपको ड्रॉ करना है नॉर्मल, ये लाइट रे जाएगी इधर ऐसे। सिमिलरली यहां से कोई दूसरी लाइट रे ऐसे, जो ऐसा, तो इसकी इमेज बन गई यहां। ठीक है, तो अब बताइए इस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, क्योंकि इससे जो आने वाली लाइट रेडिएशन है वो ऐसी है, ऐसी, और फिर रिफ्लेक्शन के बाद इसके लिए यहां पर ऐसा इमेज बना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट की इमेज ये है, या सिमिलरली इसके लिए भी यही इमेज है। मतलब जो आखिरी इमेज है वो कोइंसाइड कर रहा है। आखिरी इमेज मतलब इसका एक इमेज ये है, इसका एक इमेज ये है, और फिर इन दोनों का इमेज यहां पे कर रहा है कोइंसाइड। इसका भी इसी पोजीशन पे कोइंसाइड करेगा। हाँ, तो टोटल 3 इमेजेस होंगे। कौन, ये वाला भी वर्चुअल इमेज ही है, ये वाला भी वर्चुअल इमेज ही है। क्या
हाँ, तो ये इमेज रियल नहीं है, ये इमेज भी वर्चुअल ही है, ठीक है, इसको रियल इमेज नहीं बोल सकते हैं। तो वापस आते हैं इधर, ये वाली बात सही है। तो बनने वाले जो बाकी के सारे इमेजेस हैं, ये सारे के सारे इमेजेस इस सर्कल के ऊपर होंगे, जिसका सेंटर कहाँ होगा, इस सर्कल के ऊपर होंगे। मैं ऐसे फ्री हैंड ड्रॉ कर देता हूं। बनने वाले सारे इमेजेस इस सर्कल के ऊपर होंगे, जिस सर्कल का सेंटर यहां पर होगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी है, ठीक है। तो सुनिएगा मैं क्या कह रहा था, कि हमारे पास इस तरीके से पहले केस के अंदर दो मिरर्स हैं, इन दो मिरर के बीच का कुछ एंगल है थीटा, इन दो मिरर का कुछ दोनों के बीच का कुछ एंगल है थीटा, और यहां कहीं पर हमारे पास है कोई ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से बनने वाले जो इमेजेस होंगे, जैसे यहां पर हमारे पास पहला इमेज बना, लेट से इस इमेज का नाम है I1, ठीक है। तो फिर यही इमेज I1 इस दूसरे मिरर के लिए, ये मिरर M1 है, ये दूसरा मिरर है M2, दूसरा मिरर है M2। तो ये जो इमेज I1 है इस दूसरे मिरर के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, और इसका इमेज कहीं यहां पर आएगा, लेट से I2। फिर से ये I2 मिरर M1 के लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, और फिर से इसका कहीं इमेज आएगा यहाँ I3। फिर से I3 इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए यहां कितने इमेजेस बनेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो इमेजेस होते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा। आते हैं एक एक करके। तो ये 360 डिग्री बाई थीटा यदि इवन आ गया, इवन आ गया, ठीक है, 360 डिग्री बाई थीटा यदि इवन आ गया, तो जो फाइनल टोटल, मतलब मान लेते हैं ये n है, दिस इज इक्वल टू n, और ये n आपका इवन है, तो जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस n-1 होगा, यदि इवन आया तो, ठीक है। 1 माइनस क्यों किया, 1 माइनस इसलिए किया क्योंकि जो लास्ट 2 इमेज हैं वो फिर से कोइंसाइड कर रहे होंगे, तो इसीलिए n-1 कर देना है। यदि ये n आपका ऑड आया, n कैसा आया, ऑड, ऑड आया, तो फिर से दो सिचुएशन है कि आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है। क्या ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर रखा है, एंगल बाइसेक्टर कहने का मतलब है कि क्या ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा है। यदि ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिमेट्रिकली रखा होगा, सिमेट्रिकली रखा होगा, मतलब इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, तो फिर से जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो नंबर ऑफ इमेज इज n-1 होता है। यदि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है तो फिर से लास्ट 2 इमेज कोइंसाइड करेगा, और इफ प्लेस्ड अनसिमेट्रिकली, इफ प्लेस्ड अनसिमेट्रिकली, तो नंबर ऑफ इमेज इज जस्ट इक्वल टू n होगा, ठीक है। सिमेट्रिकली प्लेस्ड कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जैसे बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है, मतलब जो इधर का एंगल है वो उधर का एंगल है, ठीक है। और लास्ट यदि n आपका आ जाए क्या, फ्रैक्शन, यदि n फ्रैक्शन आ गया तो नंबर ऑफ इमेज इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन मतलब समझ गए ना, जैसे एग्जांपल इज 6.87 आ रहा है, तो नंबर ऑफ इमेज इज 6 होगा, 6। इमेज फॉर्म्ड बाय 2 प्लेन मिरर में एक छोटी सी आखिरी बात हम लोग और कर लेते हैं, वो ये है कि जो प्लेन मिरर है हमारे पास, वो प्लेन मिरर, ये इसका केस 2 है। केस 1 वैसा था जब हमारे पास दोनों प्लेन मिरर किसी एंगल पर रखे हुए थे, ठीक है।
और इसका दूसरा केस हम लोग ऐसा डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं, पैरेलल पैरेलल, ठीक है, ओके। चलिए, यहां कहीं पर यदि हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है ओ, ठीक है, यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट हमारा है ये ओ, ये पहला मिरर M1, ये दूसरा मिरर M2, ठीक है। मान लेते हैं इन दोनों मिरर के बीच का सेपरेशन कितना है, D है। ये वाला सेपरेशन है लेट से X और ये वाला सेपरेशन लेट से Y। तो यदि मैं पहला रिफ्लेक्शन किसी एक मिरर से, बताइए किससे कंसीडर करूं। चलिए एक बार के लिए पहला रिफ्लेक्शन हम लोग M2 से कंसीडर कर लेते हैं। तो पहला रिफ्लेक्शन यदि आपने M2 से कंसीडर किया तो ये हमारे पास पहला इमेज यहां पर आ रहा है I1, और I1 मिरर M2 से कितनी दूरी पर होगा, X यूनिट की दूरी पर होगा। अब हमें यह पता है कि ये जो पहला इमेज है X1, ये जो पहला इमेज है X1 जिसे M2 ने फॉर्म किया है, तो यही X1 ऑब्जेक्ट के जैसा ट्रीट हो रहा होगा किसके लिए, M2 के लिए। तो M2 इस I1 की इमेज अपने अंदर बनाएगा, लेट से यहां कहीं पर, और ये I2 है, ये क्या है, ये I2 है। तो इस I2 की यहां से दूरी कितनी होगी, तो जितनी दूरी ये I1 की है दिस इज इक्वल टू ये 2x प्लस y के बराबर होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से ये जो I2 है, तो ये फिर दोबारा से ये I2 इस मिरर M2 के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, और यदि I2 मिरर M2 के लिए फिर से एक ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट हो रहा है, तो इस I2 का कहीं यहां पर फिर से एक इमेज बन रहा होगा। ये इमेज का नाम I3 रख देते हैं, और I3 बताइए M2 से कितनी दूरी पर होगा, तो जितनी दूरी पर इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि 2x प्लस वाई प्लस वाई प्लस एक्स, यानी कि 2y प्लस 3x। तो ये जो डिस्टेंस है ये 2y प्लस 3x है, एंड सो ऑन। फिर इसके बाद क्या होगा कि I4 यहाँ, I5 वहाँ, एंड सो ऑन। इस तरीके से इमेजेस बनते जाएंगे। ये जो सारे इमेजेस मैंने बनाए हैं, ये पहला रिफ्लेक्शन मैंने M2 से कंसीडर करते हुए बनाया है। आप चाहें तो इसी तरीके से पहला रिफ्लेक्शन M1 से कंसीडर करके इमेज प्लॉट कर सकते हैं, या इमेज के पोजीशंस प्लॉट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इज इनफाइनाइट। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट प्लेन मिरर। यहां पर प्लेन मिरर हमारा खत्म होता है, ठीक है।